क्या माँ, क्या बोल रही हो आप? एक बार इनकी हालत तो देखो, कैसे दे पाएंगी आपको ये इतना दहेज? चुप कर जा तू। बैल बुद्धि का बैल बुद्धि ही रहेगा। हाँ बहन, तो मैं कह रही थी, वैसे तो आपकी बेटी रूप की बहुत धनी है, लेकिन अगर कोई लड़की कितने भी सुंदर रहे, अगर वो अपनी शादी में दहेज ना लाए तो उस लड़की का लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई इज्जत नहीं करते। और मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बहू का मजाक उड़ाए। और वैसे भी बहन जी, आप जो भी दहेज देंगी उस पर तो आपकी बेटी ही राज करेगी ना। जी, वैसे तो मैं आपको सर्वगुण संपन्न इकलौती बेटी सौंप रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं तो बताइए क्या मांग है आपकी। अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस 4 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल, और हमारे लिए सोने की चैन, साथ में सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े की व्यवस्था कर देना, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बेचारी ललिता बेटी को अमीर घर में ब्याहने का सपना वह बचपन से ही देख रही थी, लेकिन मंजू की बातें सुनकर वह परेशान हो जाती है। लेकिन फिर भी अपनी बेटी को बड़े घर में जाता देख उसकी शर्त को मान ही लेती है। माँ, ये क्या कह दिया आपने उनसे? कहाँ से लाओगी इतने सारे पैसे? क्या जरूरत थी उनकी शर्त मानने की? हम मजदूरी करके तो अपना जीवन किसी तरह काट रहे थे, हम खुद के लिए तो कभी नए कपड़े ले नहीं पाए, कहाँ से देंगी इतना सारा सामान और पैसा उनको? अरे बेटी, तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर। मैं नहीं चाहती जो दुख मैंने झेले हैं गरीबी में वो तू भी सारी जिंदगी झेले। अब तो मुझे जो चाहे करना पड़ेगा, मैं तुझे उस बड़े घर में भेज कर ही रहूंगी। नीता बड़ी ही चालाक लड़की थी। वह अपने गरीब माँ के साथ होने का ढोंग कर रही थी, जबकि सच तो ये था कि वो गरीब वाली जिंदगी काट काट कर परेशान हो चुकी थी। वो सच में चाहती थी कि उसकी माँ चाहे जहाँ से पैसे लाए, बस उसकी शादी बड़े से घर में कर दें। बेचारी ललिता दिन रात इसी सोच में बैठी रहती कि दहेज का इंतजाम कैसे कर पाएगी। भगवान, तू गजब है, हम गरीबों को ही दुख देता है। पहले तो भरी जवानी में मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी का बोझ सर पर डाल दिया, सारी उम्र घरों में काम करते करते निकल गई, और अब बुढ़ापे में बेटी के दहेज की चिंता अलग। तूने तो मेरी किस्मत बनाई सो बनाई, लेकिन मैं अपने बेटी की किस्मत अपनी जैसी नहीं होने दूंगी। उसे तो मैं बड़े घर की बहू बना के ही रहूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े। ललिता ये सारी बातें सोचकर रोए जा रही थी। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ती है और चल पड़ती है लाला के घर। लाला के पास जाकर अपना घर गिरवी रख देती है। ये लो, ये पूरे 12 लाख रुपए हैं। आज से तुम्हारा घर मेरा हुआ, ठीक है ना? मुझे मंजूर है लाला जी, बस एक ही विनती है, मेरे बेटे की शादी से विदाई तक हमें उस घर में रहने दीजिए। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। वादे के मुताबिक ललिता कुछ पैसे मंजू को दहेज में दे देती है, बाकी के पैसे से अपनी बेटी की शादी कर देती है। नीता की विदाई के बाद ललिता अपने घर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन एक बड़ी और शानदार कार ललिता के झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। अरे देखो, मेरी बेटी आ गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। तेरे जाने के बाद ये घर तो काटने को दौड़ रहा है। आ मेरी बच्ची, मेरे सीने से लग जा। माँ, आप अभी तक नहाई नहीं क्या? अजीब सी गंध आ रही है आपसे, पहले जाकर नहा कर आओ। और हाँ, साड़ी जरा साफ पहनना, नहीं तो मैं आपसे गले नहीं मिलूंगी, मेरी महंगी साड़ी खराब हो जाएगी। नीता, तुम अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो? रहने दीजिए दामाद जी, अब मेरी बेटी अमीर हो गई है। शायद वह गरीब माँ की आंचल को भूल गई है, जिसके छाँव में वो पली बढ़ी। माँ, अपने एहसान गिनाना बंद करो, वो सब करना आपका फर्ज था, समझिए आप। विकास, मुझे तो इस छोटी सी झोपड़ी को देखकर ही घुटन महसूस हो रही है, चलिए यहाँ से। ये कहकर नीता अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के इस रूखे बर्ताव से ललिता का मन टूट जाता है और वह उदास होकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ लाला आ जाता है। अरे अब चलो भी ललिता रानी, अब तो तुम्हारी बेटी की विदाई भी हो गई, अब तो मेरा घर खाली कर दो।
इस तरह बेचारी ललिता देवी को अपनी बेटी की शादी बड़े खानदान में करने का फल अपना घर छोड़कर भोगना पड़ता है। इस तरह ललिता के सर से छत भी छिन जाती है और वह इधर उधर भटकने लगती है। इधर नीता अपने माँ का दुख दर्द भूलकर अमीरी के नशे में चूर हो चुकी थी। वह दिन रात पार्टियां करने में बिताने लगती है। नीता, क्या तुम्हें अपनी माँ की कभी याद नहीं आती? कम से कम एक बार जाकर हाल चाल तो ले आओ। ओ प्लीज़ विकास, मुझे अब दोबारा उस झोपड़ी में नहीं जाना। वहाँ जाते ही अजीब सी फीलिंग आती है। पर नीता, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी अमीर घर में करने के लिए कितने सारे दुख उठाई होंगी। मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया होगा। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी अमीर घर में हो जाए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, और तुम हो कि। विकास की ये बातें सुन नीता शर्म से लज्जित हो जाती है और रोने लगती है। मेरी माँ ने मेरी खुशियों के लिए कितना कुछ किया, मैं ये सब कभी देख ही नहीं पाई। और तो और बुढ़ापे में उन्होंने अपने सर की छत भी बेच दी। अब ना जाने कहाँ वो भूखी प्यासी भटक रही होंगी। विकास और नीता अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी ललिता का कहीं पता नहीं चलता। हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ को, पर पता नहीं कहाँ चली गई माँ। पता नहीं वो ठीक होगी भी कि नहीं। धीरज रखो नीता, मिल जाएंगी। हे भगवान, मुझे मेरी माँ से मिला दे। मुझ अभागन बेटी को बस एक बार माफ कर दो भगवान। दूसरे दिन ललिता हलवा पूरी बनाकर मंदिर के भिखारियों में बांटने जाती है। मंदिर की भिखारियों में बैठी उसकी माँ ललिता भी होती है। ललिता वहाँ सारे भिखारियों को हलवा पूरी बांटती है। अपनी बेटी नीता को देखकर ललिता मुंह घुमा लेती है, पर नीता अपनी माँ की आंखों से उसको पहचान जाती है। भगवान की कृपा से तुम मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माँ। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आपने अपना खुद का घर उजाड़ दिया। अपने इस मतलबी बेटी को माफ कर दो माँ, घर चलो। घर तो चला गया बेटी। कोई बात नहीं माँ, घर वापस आ जाएगा। नीता अपनी माँ को लेकर घर जाती है और दिन रात मन लगाकर खूब सेवा करती है। विकास भी एक बेटे की तरह ललिता की खूब सेवा करता है और उसकी हर ज़रूरत को पूरी करता है।